उसमें भारत के विभाग के विकास के विभिन्न प्रक्रमों को लेखक ने गहरी पैठ के साथ बताया है। पांडुरंग वामन कांडे 1880 से 1927। पांडुरंग वामन कांडे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और समाज सुधारक हुए। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र है, जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ। सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राजव्यवस्था, पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके सिद्ध किया कि भारतीयों का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतीयों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इस विषय में श्रेय के अधिकारी हैं पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिन्होंने अशोक तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की और महत्वपूर्ण कार्य भी किया। हेमचंद्र राय चौधरी ने आपने महाभारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। चूँकि आप यूरोपियन इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए आपने इस पुस्तक में कुछ नए तरीके और तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया। आपने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन आपका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6वीं शताब्दी तक आकर समाप्त हुआ है। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में स्मिथ के योगदान को सराहते हुए भी राम चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों में आलोचना की। आपके लेखक त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक हैं, किंतु जहाँ आप अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं, वहाँ घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। हिंदू पुनर्जागरण का इससे भी अधिक पुट R.C. मजूमदार के लेखों में मिलता है। वे बहुत लिखने वाले थे। उन्होंने अनेक खंडों में हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल के महासंपादक थे। प्राचीन भारतीय इतिहास में अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत के इतिहास पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न महान इतिहासविद के नीलकंठ शास्त्री ने भी अपने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुकरण किया, किंतु इन्होंने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया। उनकी शैली तो कसी हुई है, पर लेख प्रांजल हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी प्रकार विश्वसनीय हैं जिस तरह राय चौधरी के, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य और समाज के स्वरूप के बारे में अपने जो सामान्य निष्कर्ष दिए, उस पर बहुत सारे विद्वानों ने शंका प्रकट की है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की तथा इस बात को उजागर किया कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशीय इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गईं। 1960 तक अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंश की ऐतिहासिक गरिमा बखानी। जिन्होंने अखिल भारतीय इतिहास लिखा, वे भी राष्ट्रीय भावना से प्रभावित रहे। जहाँ V.A. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया, वहीं भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया। प्रत्युत उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत और भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने को विशेष महत्व दिया। K.P. जायसवाल 1881 से 1937 और डॉक्टर A.S. अल्तेकर जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शक एवं कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर दिखाई और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि मध्य एशिया तथा कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन में अविभाज्य अंग हो गए थे और भारतीय संपत्ति को लूटकर अपने मूल देश को नहीं ले गए थे। फिर भी K.P. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय है कि उन्होंने भारतीय तानाशाही स्वैरतंत्र की कपोल कल्पना का अंत किया। 1910 से 12 के बीच में उन्होंने कई लेख प्रकाशित करते हुए सिद्ध किया कि प्राचीन काल में गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन स्वयं चलाते थे। इसी मंतव्य से 1924 में उन्होंने हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक
के रूप में प्रकाशित किया। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीयता की कलई चढ़ा दी और उन्हें गणतंत्र प्रशासन का जो स्वरूप प्रकट किया उस पर UN घोषाल सहित बहुत सारे लेखकों ने आपत्ति की। फिर भी गणतांत्रिक प्रियों की परंपरा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से स्वीकार की गई। उनके अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी क्लासिकल रचना मानी जाती है। राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद A.L. बशम ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना कहाँ तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकतावादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने विचार रखा कि अतीत का अध्ययन औत्सुकवश और आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है और उन दृष्टि दोषों से रहित है जिससे V.A. स्मिथ तथा अन्य ब्रिटिश लेखकों की त्रुटियां ग्रस्त थी। बैशम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से अराजनीतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखाती है। यही मोड़ D.D. कौशाम्बी की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लक्षित होता है। उनके विचार एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइंस एंशियंट हिस्टोरिकल आउटलाइन एंड सिविलाइजेशन में द्वारा अधिक फैले। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया। वे अपना भारतीय विवेचन उस भौतिकतावादी व्यवस्था के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती है। आप प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र, संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम आपने ही अपनी पुस्तक में जातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं को उन दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। आपकी आलोचना बैशम सहित अनेक विद्वानों ने की, लेकिन आपकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा। पिछले 25 वर्षों में प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्यप्रणाली और दिशा निर्धारण में महान परिवर्तन हुआ है। वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं, उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, मूल ग्रंथों के भीतरी स्तरीकरण को देखते हैं, उनके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक और नैसर्गिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं। ऐसा समझने लगे हैं कि जो कुछ भी अच्छे हैं उन सभी का उद्भव भारत में हुआ है। पश्चिम के लेखक तो अब इस बात पर जोर नहीं देते कि सभी अच्छी वस्तुएं भारत में बाहर से आई हैं, किंतु उनमें से कुछ लोग ये मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, वर्ण, बंधुत्व, रूढ़ि यही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियाँ हैं और वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं, ये जो गतिरोध का कारण बनते हैं। ये समाज में स्थिरता और निरंतरता की समस्या को गौर से देखते हैं और लगता है कि अनोखे और पुरातात्विक तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं ये तत्व यूं की त्यों बने रहें। इस तरह की दृष्टि का आशय यही होता है कि भारतीय समाज ना तो बदला है ना बदला जा सकता है। इसका अर्थ है कि विकास की दौड़ में पीछे रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इस प्रकार अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत का अध्ययन भारत की प्रगति को रोकने के लिए करते हैं। अंततः परमावश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए।